हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बेसिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें 8 to 10 क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो आप कमेंट कर देना पार्ट सेकेंड, तो मैं अगले 10 क्वेश्चन और ले आऊँगी। ठीक है, जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी मेजर दैट कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट। तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है, ये बात इसने कही है और हमसे बोला है कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन करो कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। ठीक है, और हमें एक मेजर भी बताना है जो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करता है इस डेवलपमेंट का। तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहले मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जीडीपी बढ़ गई, ठीक है, लोग जो हैं खुश हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले टाइम पे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था उसको मेजर करते थे विद इंक्रीज इन कैपिटल इनकम और जीडीपी। लेकिन आज के टाइम पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है उसका मतलब होता है कि आपकी ह्यूमन वेलबींग बढ़ी है, कैपेबिलिटी बढ़ी है, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ी है। ठीक है, अब ये चीज़ दिखा रही है कि किस तरीके से एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उससे काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है टू द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सस्टेन इंक्रीज इन अ रियल नेशन इनकम और आउटपुट ओवर अ टाइम। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल और क्वालिटेटिव चेंजेस आना जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब ये स्ट्रक्चरल मतलब क्या है कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया से कंट्री में मेंटेन है, नॉट लाइक अफगानिस्तान जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हिला हुआ है। ठीक है, देन सोशल, सोशल का मतलब है कि सारे लोग जो है वो जेंडर इक्वालिटी है और सारे जो इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स, वो अच्छी चीज़ शो कर रहे हैं। एंड क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब वो चेंजेस जो आप क्वांटिटी के टर्म में, मतलब इनकम वगैरह के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द देवराज राय, जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सिर्फ इनकम एक्सपेंशन नहीं आता है बल्कि किस तरीके से तुम्हारा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है या नहीं, और इनइक्वालिटी कम हुई है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ मेजर करी जाती है। बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे क्या होता है कि जीडीपी तो बढ़ जाती है लेकिन वहाँ पे ना तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है, ना ही हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है, ना ही एजुकेशन की कोई अच्छी चीज़ है, और ना ही वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो इनकम है ना, वो सिर्फ इनकम इज इक्वल्स टू इनकम इंक्रीज होगी तो मतलब जीडीपी इंक्रीज होगी, वो सिर्फ एक डायमेंशनल है, वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, नाउ शिफ्टिंग टू द मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो सेवरल इंटरकनेक्टेड डायमेंशंस को देखे, बहुत सारी डायमेंशंस को, जैसे इनकम एंड मटेरियल वेलबींग, कि लोगों के पास जो है इतने पैसे हों कि वो आराम से अपनी बेसिक नीड को मीट कर पाए। ठीक है, हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या है कि लोग ना अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशन फूड उन्हें मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो कि किसी को बीमारी है तो हॉस्पिटल है आस पड़ोस में, 70 किलोमीटर भाग के नहीं जाना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन ना हो। देन एजुकेशन। पहले तुमने सुना था कि गांव में 4 गांव को दूर एक स्कूल हुआ करता था जिसे पुल पार करके जाना पड़ता था, ऐसी सिचुएशन ना हो। मतलब लिटरेसी, स्कूलिंग और स्किल फॉर्मेशन जैसी चीज़ें एक्सेसिबल भी हो और इतने सस्ती भी हो कि इंसान जो है वो आराम से उसे खरीद सके, मतलब अफोर्डेबल भी हो। देन इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हो, इनइक्वालिटी कम हो, सोशल एक्सक्लूजन ना हो। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि कुछ तत्वे को, कुछ समाज के तत्वे को आपने बिल्कुल बाहर कर दिया है सोसाइटी से, वो चीज़ ना हो। देन फ्रीडम एंड एजेंसी। फ्रीडम एंड एजेंसी का मतलब क्या है कि आपके पास एबिलिटी, क्या आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में, लाइक जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो चीज़ शो करती है। देन सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि आज आप इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब जो अमृता सेन है उन्होंने कहा कि ये जो अप्रोच था ट्रेडिशनल वाला वो ख़राब था, मतलब वो एक ही डायमेंशन को मेजर कर रहा था, तो वो अपना कैपेबिलिटी अप्रोच लेके आई। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो कह सकते हो कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। उसने कहा, अमृता सेन का कहना था कि जो डेवलपमेंट है उसको देखना चाहिए एज अ एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंटिव फ्रीडम, कि सबको रियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है यानी पीपल को। ठीक है, इनकम इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन वो एक तरीका है ताकि लोग जो है हेल्थ, एजुकेशन और सोशल इंटीग्रिटी को अचीव कर सकें।
अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव हमसे पूछा था ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मीजर भी बताओ, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मीजर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने शायद पहले भी इसके बारे में सुना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेवलप करी गई है, ठीक है। इसके अंदर 3 कोर डायमेंशन होते हैं। पहला हेल्थ को ये लोग मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के टाइम पे, कि मतलब आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आपका जीवन काल कितना रहा है, दैट इज हेल्थ। देन एजुकेशन मतलब कि ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी, कितने साल आपने स्कूल किया, दैट थिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन ये है कि ये डायरेक्टली जो है इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेजर नहीं करती। बट स्टिल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है फॉर मेजरिंग द थिंग एंड इट कैन बी सीन एज अ मल्टी डायमेंशनल। Now moving to the next question, what are approximate and ultimate costs that contribute to difference in standard of living between rich and poor nation? देखो, अप्रोक्सीमेट और अल्टीमेट का मतलब समझो पहले। तो अप्रोक्सीमेट क्या होता है? जो इमीडिएट इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं और कंट्री की लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम को डिटरमाइन करते हैं। और अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट कॉस्ट का मतलब जो अप्रोक्सीमेट फैक्टर को लॉन्ग रन में शेप करते हैं, ठीक है। तो अभी डिटेल में इसको और पढ़ लेंगे। चलो इसको अब शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, अप्रॉक्सीमेट का इसका मतलब तो मैंने बता ही दिया। अब क्या क्या कॉसेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब जो रिच कंट्री है ना वहाँ पे फिजिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। अब इसकी वजह से क्या है कि भाई जब कैपिटल ज़्यादा है, मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वर्कर भी बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं। अब किसी को तुमने एक पुराना हथौड़ा दे दिया और किसी को एक नई ब्रांड मशीन दे दी, ठीक है, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी? जिसके पास मशीन है ना, उसी की तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यही कह रहा है कि रिच कंट्री के पास इतने सारे फिजिकल कैपिटल हैं, मतलब मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जिससे उनके वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है और उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है। बट पुअर कंट्रीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो रिच कंट्रीज़ हैं वो ह्यूमन कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। ह्यूमन कैपिटल में मतलब एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, न्यूट्रिशन वगैरह में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? वर्कर की एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। बट पुअर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वो बहुत कम इन्वेस्ट करती है इन चीज़ों में, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है और उनकी इनकम भी कम ही रहती है। देन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होते हैं फॉर द इनकम लेवल। रिच नेशन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और वो क्या करती रहती है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती रहती है, जिसकी वजह से अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छी इनकम जनरेट होती है। बट पुअर नेशन के पास वीक इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्किल भी नहीं होती और ग्लोबल नॉलेज भी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो इनकम जनरेट नहीं कर पाते। देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड डेमोग्राफिक। देखो, अगर एक जो हाई फाई कंट्री है ना, मतलब रिच कंट्री है, एक अच्छी कंट्री है, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होती है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि वुमेन भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं लेबर फोर्स में जितना मैन करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है कि देखो, वुमेन भी कर रही हैं और मैन भी कर रहे हैं, तो उनकी लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। लेबर फोर्स बढ़ेगी तो इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी तो टैक्स भी ज़्यादा जाएगा और उनकी जीडीपी भी बढ़ेगी। बट पुअर कंट्रीज, जहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल हाईलाइट करना चाहूँगी अफगानिस्तान का, जहाँ पे वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या है कि फीमेल लेबर जो है वो बहुत कम है और उनकी पर कैपिटा इनकम भी रिड्यूस हो रही है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये भी एक मेजर कारण होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, अल्टीमेट कॉस्ट ये बताता है कि जो प्रॉक्सिमेट कॉस्ट है वो क्यों बना हुआ है, मतलब चलो ठीक है एक बार हो गया, अभी क्यों कंटिन्यू है, हट क्यों नहीं रहा है। सबसे पहले इसमें है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के अंदर दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं, मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब इंक्लूसिव होते हैं, कि वो लोगों को ना इंक्लूड करके चलते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके पास एक बैंक अकाउंट नहीं होगा या एक फॉर्मल इकोनॉमी सिस्टम में वो नहीं होगा। और ये इंस्टीट्यूशन ना इनकरेज करते हैं लोगों को फॉर द इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड ब्रॉड पार्टिसिपेशन, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि हम ना इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कल के दिन को पूरा पॉलिटिकल डिस्टर्ब हो जाएगा और क्या कहते हैं सरकार का तख्ता पलट होगा और हमारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। तो उन्हें भरोसा है अपनी सरकार पे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो, ठीक है। देन हिस्टोरिकल फैक्टर एंड द कॉलोनियल लेगेसी। देखो, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है ना वो पहले कॉलोनियलिज्म में थी,
ठीक है। कॉलोनिज्म तो आएगा, इस तुम्हें पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने राज किया या किसी और ने उनके ऊपर शासन किया, जिसकी वजह से उनका जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है और जो लैंड रिलेशन और पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी है ना, वो वैसे ही बन गई। क्योंकि वहाँ पे जब उस टाइम पे कोई और तुम पे रूल कर रहा है तो वो तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, उन्होंने प्रमोट ही नहीं किया, इवन जो रिसोर्सेज थे वो कहीं और एक्सट्रैक्ट करके ले गए। तो अब वो सिस्टम ना कंटिन्यू हो रखा है उन कंट्रीज़ में। और अब क्या कहते हैं, बाहर का कोई बंदा आके रूल नहीं कर रहा है, जो एलीट लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ में पावर ले रखी है और वीक लोगों के पास नहीं है पावर, ठीक है। देन ज्योग्राफी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, डिसीज, इन्वायरमेंट और एक्सेस टू मार्केट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा फर्क करता है कि लोगों के बीच में, मतलब किस कंट्री के पास ज़्यादा पैसे होंगे। जैसे ट्रॉपिकल रीजन है, उन्हें हाई डिसीज फेस करने पड़ते हैं, एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रेंट फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। देन कल्चर एंड सोशल नॉर्म, कल्चर एंड सोशल नॉर्म मतलब लोगों का कितना ट्रस्ट है, एजुकेशन को लेके क्या एटीट्यूड है, जेंडर रोल क्या है, सोशल कॉर्पोरेशन क्या है, ये भी इकोनॉमिक आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। लाइक अगर दो पीपल हैं, वो एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, साथ में बिजनेस कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन पर ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, कोई ऐसी कंट्री के लोग एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे, तो कैसे ही सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो वो कंट्री तो पीछे रह ही जाए। देन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पावर स्ट्रक्चर, देखो कहीं कहीं पे क्या है कि अभी भी एलीट का डोमिनेंस है। एलीट कौन होता है, हाई क्वालिफाइड पीपल, ठीक है। तो उन लोगों का डोमिनेंस है और उन्होंने ही सारी पावर अपने हाथ में ले रखी है और वो ऐसी ही पॉलिसी बनाते हैं जिनसे उनका बेनिफिट हो, वो लोगों का बेनिफिट नहीं चाहते। तो ऐसे नेशन जो है वो पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर नेशंस जहाँ पे एलीट का डोमिनेंस नहीं होता, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। Now moving to the next question, explain the four ethical principle of economic inequality measurement, define the Lorentz curve and draw the Lorentz curve for perfect equal income distribution and perfectly unequal income distribution, ठीक है। तो सबसे पहले ना प्रिंसिपल समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एनॉमिटी, मतलब ये कहता है कि जो इनइक्वालिटी मीजर है वो किसी की आइडेंटिटी से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इनकम जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द इंडिविजुअल विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें सिर्फ उसे मेजर करना चाहिए, हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन इंडिविजुअल है, इससे क्या होगा कि बाइसनेस कम होगी, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस, इनके अकॉर्डिंग ये है कि इनइक्वालिटी मेजर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन साइज चेंज होने से, क्योंकि सेम पैटर्न में, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अगर सेम है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी तो वैसे ही रहेगी। तो इसलिए पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ स्केल इंडिपेंडेंस, मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर सबकी इनकम प्रोपोर्शनलिटी चेंज हो गई, मान लो पहले सबके पास 2 रुपये थे, अब सबके पास 4 रुपये हो गए, 2 गुना हो गए, सबकी इनकम 2 गुना हो गई है सबकी, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इनकम इनइक्वालिटी में? सेम ही रहेगी, सबकी इनकम 2 गुना बढ़ी है, ऐसा थोड़ी है किसी की बढ़ी है किसी की नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इनकम है, इनकम चेंजेस, इनइक्वालिटी जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताई जा सकती, वो रिलेटिव टर्म में ही बताई जा सकती है, वो उसी पर डिपेंड करेगी। देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ये कहता है अगर आपको इनइक्वालिटी कम करनी है तो आपको प्रोग्रेसिव ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब जो रिच पीपल हैं वहां से पैसा लेके पुअर पीपल को देना पड़ेगा विदाउट रिवर्सिंग देयर इनकम रेंट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द आंसर, दैट इज लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इनकम या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का विद इन अ पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि 2 एक्सेस होती है, एक एक्सेस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम दिखाया जाता है, दैट विल बी द वर्टिकल एक्सेस। मैं अभी आपको ग्राफ भी दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड दूसरी पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिखाया जाता है, ठीक है। और इसको फिर अरेंज किया जाता है, मतलब पूरा प्लॉट किया जाता है फ्रॉम द पुअरेस्ट टू रिचेस्ट हॉरिजेंटल एक्सिस पे। अगर इसकी जो लाइन है वो 45 डिग्री लाइन होती है ओरिजिन से, तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है। और जैसे जैसे इनइक्वालिटी होती है तो ये इस लाइन से दूर होता चला जाता है ग्राफ कंट्री का। देखो परफेक्ट इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हर एक के पास जो है सेम इनकम है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन होती है वो 45 डिग्री की लाइन होती है। एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी ग्राफ, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। परफेक्टली अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक के पास ही सारी इनकम है, सारी की सारी, और बाकियों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अब देख लेते हैं। देखो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न एंड क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द पीपल फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। यहाँ पे ये जो लाइन है
वो हमारी शो कर रही है परफेक्टली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। और इस लाइन से जितनी दूरी पे ये वाली लाइन है, इसका मतलब क्या है कि उतना ज्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। और परफेक्टली इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो ये होता है, मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, दिस, ये जो है ना, ये यही है परफेक्टली इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या है कि किसी के पास कुछ नहीं है, बस एक पर्सन के पास जो है वो 100% इनकम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, poverty can be more appropriately defined in term of capability deprivation, which is intrinsically more important than low income, which is instrumental significance discussed। तो हमें बताने की किस तरीके से poverty more appropriately define करती है capability deprivation। देखो, ट्रेडिशनली क्या माना जाता था कि जो poverty है उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास कम इनकम है और कम खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो एक डिफाइंड इनकम से कम अर्न कर रहे हैं वो लोग पुअर माने जाते थे, जैसे कि पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये जो इनकम बेस्ड मेजर था ना, जो पहले यूज होता था, वो सिर्फ पार्शियल व्यू प्रोवाइड करता है डिप्रीवेशन का। अमृता सेन ने कहा कि जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो ज्यादा ब्रॉड और मीनिंगफुल फ्रेमवर्क है पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब इनकम पॉवर्टी एंड लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन थी? देखो, इनकम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे वेलबींग को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम हेल्थ केयर फैसिलिटी अचीव कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। लेकिन सिर्फ इनकम को ही एज अ पॉवर्टी इंडिकेटर देखा जाए वो गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर दो पर्सन हैं, वो उनके सेम इनकम है लेकिन वो डिफरेंट कंडीशन में रह रहे हैं। मान लो एक पर्सन जो है वो ऐसी कंडीशन में रह रहा है, वो एक ऐसी कंडीशन में रह रहा है जहाँ पे वो हेल्थ केयर बहुत अचीव ही नहीं कर सकता, मतलब हेल्थ केयर बहुत ही पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तो उसे ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होगी सेम बेसिक फंक्शनिंग को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इनकम सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता, उसके अलावा भी चीज़ें होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल पोजीशन, जेंडर, एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ये सारी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती हैं। Moreover, income based poverty measure fail to capture non market aspect। नॉन मार्केट एक्सपेक्ट जैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है, तुम कुछ बोलोगे गोली मार दी जाएगी, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन, इनसिक्योरिटी, पुअर हेल्थ, ये सारी चीज़ें तो इनकम मेजर ही नहीं करती है। देन कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन एज अ कोर ऑफ पॉवर्टी। अब अमृता सेन के अकॉर्डिंग जो कैपेबिलिटीज है उसका मतलब होता है रियल फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी जो लोगों के पास है कि वो अपनी वैल्यूबल फंक्शनिंग कर सके, मतलब अच्छा खा सके, पढ़ सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेट कर सके, इवन पॉलिटिकल सिनारियो में अपने व्यू पॉइंट रख सके, ठीक है। और पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि आपको ये बेसिक कैपेबिलिटीज नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम आपकी कम है, नहीं, ये बेसिक फैसिलिटीज भी मेजर करी जाती हैं, ठीक है। तो कैपेबिलिटी डेप्रीवेशन एक इंट्रिंसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली ह्यूमन वेलबींग को रिफ्लेक्ट करता है। जो पर्सन जो है उसको एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, इनकम लेवल फिर कितनी भी अच्छी हो, अगर मान लो एक बहुत ही रिच पर्सन है, ठीक है, वो 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन वो जिस कंट्री में रह रहा है वहां पे एक हॉस्पिटल नहीं है, क्या हो जाएगा? वो बीमार पड़ गया, उसके पास भले ही 1 करोड़ है बट उसे फिर दूसरी कंट्री तो जाना पड़ेगा, अपनी कंट्री में एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, वो भी तो एक मेजर चीजें है ना। देन एडवांटेज क्या है? मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को यहाँ पे इस अप्रोच ने, कैपेबिलिटी अप्रोच ने एक मल्टी डायमेंशन तरीके से देखा है, मतलब सिर्फ इनकम नहीं ली है, हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निटी, एजेंसी सब ली है। देन इंटरपर्सनल एंड सोशल डिफरेंस, ये जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल की एबिलिटी की किस तरीके से वो इनकम की हेल्प से वेल बीइंग गेन कर सकता है उस चीज़ को भी हाईलाइट किया है। पॉवर्टी पॉलिसी रिलेवेंस, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, वो यहाँ पे दिखाया है। देन फोकस ऑन फ्रीडम एंड एजेंसी, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको इस तरीके से बताया कि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द इनकम बट इट्स अबाउट ह्यूमन फ्रीडम, कि कितना उन्हें फ्रीडम मिल रही है, पॉलिटिकल सिनारियो में कितना बोल पा रहे हैं, वो सब, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो गई है इन टर्म ऑफ ट्रेड, कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ठीक है। लेट 20वीं सेंचुरी के बाद से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना बन गई है फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं वो देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो भी अब इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेच पा रही हैं, एक्सपोर्ट हो पा रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो कंट्री की ग्रोथ हो रही है, ठीक है।
देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, दूसरी कंट्री की एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, ठीक है। मैनेजर स्किल्स, एक्सेस टू ग्लोबल प्रोटेक्शन, जिससे क्या हो रहा है कि कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड नॉलेज स्पिल ओवर, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो प्रोडक्शन टेक्निक है, मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक, वो सारी जगहों पे जा रही है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जा पा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से जो फर्म है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज के भी जो कंपनीज हैं, वो इंटरनेशनल कंपटीशन फेस कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। देन रिड्यूस इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऐसा एविडेंस देखे गए हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और इनकम बढ़ी है। और ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे जो डोमेस्टिक पॉलिसी हैं वो बहुत ही सपोर्टिव होती हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, तो उससे पॉवर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपमेंट, अब पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से रोजगार बढ़ा, इनकम बढ़ी। अब रोजगार और इनकम किन की बढ़ी? जिनके पास स्किल थी, कैपिटल ऑनर थे, अर्बन रीजन में वो लोग रहते थे। जो अनस्किल्ड वर्कर थे, रूरल एरिया वाले, उनका कोई फायदा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्किल्ड वालों की बढ़ गई, अनस्किल्ड वालों की नहीं बढ़ी, इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। देन वर्नेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक, अब देखो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके जो फार्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इतनी हाई फाई नहीं है, बट डेवलप्ड कंट्री की तो है। अब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट भी तो हो रहा है ना, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज के फर्म हैं उनको जो है प्राइस फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल डिमांड शॉक की जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। देन मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन कंट्रीज एंड ग्रुप, जितनी सारी कंट्रीज हैं उनको इक्वली बेनिफिट नहीं मिला है, सिर्फ उनको बेनिफिट मिला है जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। देन इरोजन ऑफ पॉलिसी ऑटोनॉमी, देखो पहले क्या होता था कि ग्लोबलाइजेशन नहीं थी तो नेशन के पास पर्सनल स्पेस था, पर्सनल स्पेस इन द सेंस कि नेशन अगर कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली बना सकता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है ना तो उसको प्रेशर फेस करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज कहती है कि नहीं आप ऐसा करोगे तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। अब गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकती, सारी चीज़ें सोच के उसे बढ़ानी पड़ती है। तो इरोजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑटोनॉमी, ठीक है। Then moving to the next question, explain the concept of sustainable development. How does it differ from traditional growth oriented development? Sustainable development का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। तुमने कई बार पढ़ा होगा sustainable development का मतलब क्या होता है कि आप जो है आज के टाइम पे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, लेकिन इन रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी रिसोर्सेज रहें, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, सोशल वेलबींग हो, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप सारे रिसोर्सेज आज ही यूज़ कर दो, कल की जनरेशन को कुछ मिले ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो, मतलब कि आप स्टेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ करो। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 पीपल के लिए हो, बस सबके लिए हो। सोशल सस्टेबिलिटी मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हो, इनइक्वालिटी कम हो, ह्यूमन कैपिटल्स बढ़े। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को आप कंजर्व करो, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग, ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच का, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अमृता सेन जिन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है ह्यूमन फ्रीडम और कैपेबिलिटी की। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसी बात को सपोर्ट करता है बाय स्ट्रेसिंग कि आप जो है प्रेजेंट कैपेबिलिटी बढ़ाओ बट फ्यूचर कैपेबिलिटी को रिड्यूस मत करो, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या था? ट्रेडिशनली ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या था कि आप जो है बहुत जल्दी से जीडीपी बढ़ा दो, पर कैपिटा इनकम बढ़ा दो। इससे क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, कैपिटल एक्यूमुलेशन करो। कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब अपने पास इकट्ठा कर लो पैसे ज़्यादा। लिमिटेड कंसर्न था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसे कम पैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट था इन्वायरमेंट पे, और ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ को टारगेट करता था। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप मैंने देख सकते हो कि मैंने एक डिफरेंस अटैच किया है, आप वीडियो रोक के पढ़ लेना, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना भूल गई
कि ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे एट ₹20 ओनली। ये अर्ली डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। आप गूगल फॉर्म पे जाके नोट्स को परचेस कर सकते हो सिर्फ ₹20 में, और ये आज रात तक के लिए है। तो फटाफट जाके नोट्स को परचेस कर लेना, ठीक है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ उस दिन से रात तक के लिए दिस इज़ अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी और दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप गूगल फॉर्म खोल के देख सकते हो, वहाँ पे कितना अमाउंट दिखा रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। बट अभी तो ओनली ₹20 ओनली फॉर यू गाइज, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, लोगों का डेवलपमेंट, मतलब लोगों के पास चॉइस हो, उनकी कैपेबिलिटी बढ़े, वो एक हेल्दी मीनिंगफुल लाइफ जी सके। ये जो अप्रोच था ना, उसने डेवलपमेंट एनालिसिस को सिर्फ इनकम ग्रोथ वाली चीज़ से ह्यूमन के वेलबींग वाली चीज़ पे लेके आ गए। पहले क्या था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सिर्फ इनकम पे फोकस किया जाता था, जिसकी सैलरी ज़्यादा, जिसके पैसे ज़्यादा, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बट इसने अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, उसने क्या कहा कि सिर्फ इनकम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ह्यूमन वेलबींग, इक्विटी, फ्रीडम की तरफ ध्यान देना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने को हमें यहाँ पे बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताओ। नाउ मूविंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो थी वो यूनाइटेड नेशन ने डेवलप करी थी, ठीक है। ये एक कॉम्पोजिट मीजर प्रोवाइड करती है ऑफ डेवलपमेंट का, जो कि पर कैपिटल इनकम के बियॉन्ड जाके चीज़ें मीजर करता है। इसके अंदर 3 बेसिक डायमेंशन है। हेल्थ को ये मीजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय बर्थ, मतलब आप जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप कितने टाइम तक एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, ठीक है। देन एजुकेशन को मेजर किया जाता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करा जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जो एडजस्ट करी जाती है एंड रिफ्लेक्ट करता है कमांड ओवर रिसोर्सेज नीडेड टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सिग्निफिकेंस ये है कि इसने जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसे काफ़ी ब्रॉड कर दिया है, बिकॉज नॉट ओनली टूवर्ड्स द इनकम, इसने हेल्थ, एजुकेशन और अदर इंडिकेटर्स को भी लिया है, विच शो करता है मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ डेवलपमेंट। देन पॉलिसी रिलेवेंस, इसने हाईलाइट किया है कि सिर्फ इनकम से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी ज़रूरी होती है उस चीज़ को इसने बताया है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा हेल्थ और एजुकेशन में। देन इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, इस इंडेक्स की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। देन फोकस ऑन ह्यूमन वेलबींग, ये जो इंडेक्स है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के आइडिया को प्रमोट करती है, बट वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो ह्यूमन डेवलपमेंट को सर्व करे, ऐसा ग्रोथ नहीं जो सिर्फ डेवलपमेंट गोल के बारे में सोचे। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अगर आप ग्रोथ कर रहे हो सारे पेड़ काट के, जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हवा पूरी गंदी हो गई, तो उससे ह्यूमन का गाय का डेवलपमेंट, अरे भाई सांस नहीं आ रही है, क्यों डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंटीग्रेट किया है विद द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। लिमिटेशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, पहला इग्नोर द इनइक्वालिटी विद इन अ कंट्री। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एवरेज वैल्यू को यूज़ करता है, और इस वजह से जो डिस्पैरिटी है बेस्ड ऑन इनकम, जेंडर, रीजन या सोशल ग्रुप, वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। देन लिमिटेड डायमेंशन, ये जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम को, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पर्सनल सिक्योरिटी को अपनी जो है वो मेजरमेंट एक्सपेक्ट में नहीं लेता, ठीक है। देन डेटा कॉन्स्टेंट एंड एग्रेशन इशू, अब देखो क्या होता है कि ये जो इंडिकेटर चूज कर रहा है और जो जिस इंडिकेटर को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है वो एक जजमेंटल बात है, ठीक है। और डेटा की जो क्वालिटी है वो भी वेरी करती है अक्रॉस द कंट्री। मान लो किसी कंट्री ने जो डेटा दिया है वो गलत दे दिया और किसी कंट्री ने सही डेटा दिया है, बट जिसने गलत डेटा दिया है वो कंट्री ऊपर रैंक कर रही है, जिसने सही डेटा दिया है वो नीचे रैंक कर रही है, तो डेटा कॉन्स्टेंट इज एन इशू। देन नो डायरेक्ट मेजर ऑफ पॉवर्टी, SDI डू नॉट कैप्चर मल्टी डायमेंशनल डेप्रीवेशन एट अ हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो, और नोट्स जाके फटाफट परचेस कर लो, सिर्फ ₹20 में है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। थैंक यू।